चलिए देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। परिचय देखें। इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगे, जैसे भारतीय संविधान को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इसका मूल्य स्वरूप नहीं बदलता है और संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। देखते हैं क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। तो परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। और सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान यानी 1918, 1924, 1936 और 1977 के दौरान संविधान 4 बार चेंज हुआ। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। और इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे में एक गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। अब जरा भारत की ओर नज़र दौड़ाएं तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस संविधान को 26 नवंबर 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। और भारत तब से लेकर आज तक ये वर्ष आज तक और यहाँ संविधान लगातार काम कर रही है और हमारे देश की सरकार इसके संविधान के अनुसार काम करती है। तो क्या हम यह मानेंगे कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों बातें ठीक है, पर यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है और इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। और इसके साथ ही यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता पड़े। और तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम में करता रहा है और कैसे चल रहा है? और इस प्रश्न का उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इन बातों को स्वीकार करके चला गया कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रही कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्या हो सके। और कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीले का परिचय दिया है। और इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। और समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ा। और यह तो स्वाभाविक है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों के झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देते हैं। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ा कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। और इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थिति और प्रश्नों से जुड़ा हुआ होता है, बल्कि उसके कई सारे तत्व अस्थायी तत्वों के महत्व के होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। और संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा है और इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। और संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े कर सकती है। और क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या
यह एक इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था और इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलित पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य रूप से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों से सम्मान की दृष्टि से देखें और साथ ही संविधान बताते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माता की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी और इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सके। और दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है और यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। ये देखिए, इस प्रकार फ्रांस के संविधान में इस प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए और क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासन काल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे और क्रांति के बाद 1993 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया और प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा गया। 1948 में वहाँ 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान बनाया गया। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया और अंततः वह 1958 में एक और संविधान के साथ पांचवें गणतंत्र की स्थापना की। कहाँ तक पहुँची, क्या सीखे, कक्षा में अनेक छात्रों को उपयुक्त खंड स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया, लेकिन छात्रों ने निम्नलिखित बातों को कही और इस बारे में आपकी राय जैसे हो सकती है कि संविधान किसी भी अन्य कानून की तरह ही होता है और उसमें हमें सरकार के कामकाज के पिछले काम करने वाले नियमों और कानूनों के विषय में जानकारी मिलती है। संविधान जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है और अतः संविधान में एक ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए ताकि उसे 10 से 15 वर्षों के बाद बदला जा सके। संविधान किसी देश के दर्शन को बयान करता है, उसे कभी नहीं बदला जा सकता। संविधान एक पमन दस्तावेज होता है और इसलिए इसे बदलने की बात करना लोकतंत्र का विरोध है। इस पर विचार करिए, उसके बाद देखते हैं संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में देखें। जो अनुच्छेद है 368 इसमें इसके तहत है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के दौरान और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदला या हटा सकती है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्ष में थे और संविधान की इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है आवश्यकता परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है और भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेशन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती है, वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके और इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था और इनके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था और इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता और इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। वहीं
यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में पहले संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होता है। उसके बाद संसद दोनों सदनों में अलग अलग विशिष्ट बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका, ये आर्टिकल 368 के तहत है। और संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधित कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता और संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए ये बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 2 में है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3 में है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं और ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। और एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है और संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी और संविधान आयोग या किसी अन्य निकायों की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार संसद या कुल मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्टि करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती और अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है और इस बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठोर और जटिल हो सकती है और हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन के प्रश्नों पर अंतिम राय जनता की निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी संसदीय संप्रभुता में निहित है। और विशेष बहुमत क्या है? तो चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम इन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं और जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित थे और ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते थे। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मत करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 275 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन कल्पना करें लोकसभा में 400 सदस्यों ने किसी विधेयक
विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया और इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकते हैं, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उससे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। और इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना है यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों के व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। यह विश्व के आधुनिक संविधानों में संविधान की विभिन्न प्रक्रियाओं में दो सिद्धांत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है। पहला यह है कि एक सिद्धांत है जो विशेष बहुमत का है। उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में इस सिद्धांत का समावेशन किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू होता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस के देशों में 3/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। यह सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने तक का अधिकार है। रूस और इटली अन्य ऐसे देश हैं जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है। फिर ये देखें, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के बाद विवाद में कहते हैं कि जो लोग इस संविधान से संतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सके तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में वे जनता की राय का भी उल्लेख करते हैं कि इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है। जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। उसके बाद राज्यों द्वारा अनुमोदन देखें। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होते और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जनप्रतिनिधियों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है और संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दाया पर निर्भर नहीं करती है। संविधान में राज्यों की शक्तियों के सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्से के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है और इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उससे फिर भी काफी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यावहारिक नहीं है। संक्षेप में भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और इसमें राज्यों की सीमित भूमिका दी गई है। और हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बनाना जाना चाहिए कि उसके हाथ का एक चाहे छेड़खानी की जा सके या खिलौना बन जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल भी रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकती हैं। उसके बाद संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं देखते हैं। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हुए थे और 12 जनवरी 1919 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके थे। संशोधन प्रक्रिया को कठोरता को देखते हुए संशोधन की यह संख्या काफ़ी बड़ी ही मानी जाएगी। आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधन के पीछे क्या वजह रही और इसके निहितार्थ क्या है। आइए जरा एक नज़र संशोधन के इतिहास पर डालें। अगले
पहले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें समझने का प्रयास करें कि ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीके से दर्शाया गया है। पहला ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधन की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए संदर्भ उस अवधि के दौरान संशोधन की संख्या को चिन्हित करते हैं और दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप पाते हैं कि 1970 से 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए और दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें यह और भी कहानी बताता है कि 1974 और 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। 2001 और 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए और हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये तो कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे और ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी वह बहुमत की स्थिति में थी। दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच कालखंड गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। यह एक ऐसा ही काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी और इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए, इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते और संशोधन की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है और यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 69 वर्षों के अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधन की बात अजीब लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है और संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधन की एक धारा से बहने लगती है और इसका अर्थ यह है कि संशोधन के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती है। संशोधन के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। और क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियों भी काम कर रही है या संविधान की बहुत लचीलापन? संशोधन की विषय वस्तु क्या है देखें तो अब तक किए गए संशोधन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाते हैं और उन्हीं की व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधन से संबंधित है और उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में ये इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं किए जाते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 बढ़ाकर कर दिया गया। ये 15वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन संबंधी संशोधन 54वां संशोधन था। इसी बात के आधार पर ये उदाहरण है और एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ले सकते हैं। मूल उपबंधों में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया और इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधन में मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है। और क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में यह माना गया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेंगे और इस संबंध के बाद में एक संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74 के 1 में यह स्पष्ट किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। और क्या इस संशोधन में वास्तव में कोई अंतर पड़ता है? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भरे ही की गई है। उसके बाद व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोण देखें। संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका व सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहते हैं और संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं और इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ा।
है और प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों के अपने अपने तरीके से व्याख्या करती है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक संस्थाओं से सहमत नहीं होती है और इस न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई और न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और इस संबंध में हम 3 दृष्टियों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहते हैं और इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकारों के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकारों की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहते हैं। 1970 से 1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए और यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि इस दौर यानी 1970 से 1975 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी और इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है और अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद राजनीति आम सहमति के माध्यम से संशोधन के बारे में देखें। तो तीसरे बहुमत से संशोधन ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है और एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे और वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें, गठबंधन सरकारों के बावजूद कितने संशोधन किए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधन को आकार लेते दिखते हैं और संशोधन के इस दीर्घ क्रम को शुरुआत दल बदल विरोधी कानून यानी 52वां संविधान संशोधन में हुई थी और इस बदल विरोधी कानून यानी 52वां तथा 91वां संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने की संविधान में 61वां संशोधन हुआ था और 73वां और 74वां संशोधन किए गए। इस काल में नौकरियों के आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए थे। 1992 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इस कानूनों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। उसके बाद विवादास्पद संशोधन देखें। हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ और सच्चाई यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधन को लेकर विधि और राजनीति के दायरे में भारी बहस छिड़ी थी और 1971 से 76 के काल में विपक्षी दल इन संशोधन को संदेह की दृष्टि से देखते थे और उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं और इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे और जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई और ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकलते हैं। इस संशोधन का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्से में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचनाओं को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है और इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया और एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और अपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा और इसमें इन्हें संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया और संविधान का 42वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची तथा 53वां अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए। जब यह संशोधन संसद में पास किए गए तो विरोधी दल के बहुत से सांसद जेल में थे और इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और
सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस की हार हुई और नई सरकार ने इस विरोधाभासी संशोधन पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वां, 39वां और 42वां संशोधन के माध्यम से वे परिवर्तन किए गए थे कि उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया और इस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। उसके बाद संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास के बारे में देखें। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात से बहुत दूर तक प्रभावित किया वह है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत। आप यह बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था और इस निर्णय में संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया था। जैसे इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई और इसके द्वारा यह संविधान के किसी भागों के संपूर्ण संशोधन यानी निर्धारित सीमाओं के अंदर की अनुमति देता है और संविधान के मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा और केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में 1973 में निर्णय दिया था और बाद के 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्या उनको ध्यान में रखकर की गई थी। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता और यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है और विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है और इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं में के चलते ही संविधान में संशोधन हुए और सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क, वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। और 1973 के बाद न्यायालय ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है और एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत में संविधान की कठोरता और लचीलापन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है और संविधान के कुछ हिस्से को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्से को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने में से कठोरता और लचीलापन का संतुलन निश्चित ही पृष्ठ हुआ है और ऐसे कई और उदाहरण मौजूद है जिससे स्पष्ट मिलता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्या की अहम भूमिका रही है। यह संविधान में समीक्षा देखे नए दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने के विचार सामने आए। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिसकी संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती है। और इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया जाता है। और नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इसी प्रकार अन्य पिछले वर्गों की आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकार के उपबंधों में औपचारिक रूप से कई संशोधन किए और इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद संविधान एक जीवंत दस्तावेज देखें।
हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है। इसका अर्थ क्या है? लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। वास्तव में यह उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है। लोकतंत्र में व्यवहारिकाएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थन बनाता है और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता है, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? पिछले 6 दशकों के दौरान देश के राजनीतिक तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई और इस अध्याय में हम इनमें ऐसे कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। 1950 में संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था और संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान में सरकार की अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई है और इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ विकसित संस्थाओं से है और इनमें माध्यम से ही वह कार्य करते हैं और सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य चलना चाहिए। न्यायपालिका का योगदान देखें। न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने यानी संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक सिद्धांतों के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधि के सीमाओं के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितनी महत्वपूर्ण जन कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचों के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है और इसी प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वतः विकसित की गई अवधारणा है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया और पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया और यही आकार हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलाता है। और न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियों तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिए, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसके बाद देखें राजनीतिज्ञों की परिपक्वता देखें। उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होती है। 1967 और 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौरान में संसद और न्यायपालिका में एक संतुलित तथा दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता को महसूस किया गया और केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के बाद न्यायपालिका द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास किए गए और जब से ये सारे प्रयास विफल हो गए तो
और 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मर्नवा मिल्स प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया और इसीलिए केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजनीतिक दलों, नेताओं और सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवैधानिक विचार को स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चल रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं उसके परे नहीं जा सकते और संविधान का निर्माण करते समय भारत के निर्माताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के तथा अनुभाग्य के साथ करार बताया था और संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय जनता में विश्वास करते थे। यह आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़ा है और यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देश करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कामगर हैं। ये है लक्ष्मी नारायण साहू ने संविधान के बाद विवाद में कहा था कि संविधान सभा में ही कई सदस्य ऐसे थे जो इस संविधान को भारतीय परिस्थितियों का अनुकूल नहीं मानते थे और यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने पर कुछ समय बाद भी ठप हो जाएगी। उसके बाद निष्कर्ष देखें, बुनियादी संरचना में कौन कौन से तत्व नहीं थे। इस बात को लेकर अभी तक निर्णय की स्थिति बनी हुई है और इस बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है और हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व में ने भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर न जाए और समझौते और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती। अतिवादी रुख अपनाना सिद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नजरिए को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है और इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिकों ने इस बातों को भली भांति समझा और इसी मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंद्विता हमेशा चलती रहेगी। जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनमें बीच द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अतः निर्णय जनता के हाथ में ही रहता है और वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली ही है।